हेलो विद्यार्थियों, नई साल की शुभकामनाएं। 2-3 दिन बाद आपका ये नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम 10th के लिए पढ़ रहे हैं, 10th की साइंस के लिए पढ़ रहे हैं, और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। मोस्टली कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन आपको समझाऊँ वो ही आपको मिले, यही हम प्रयास करेंगे। और जो क्वेश्चन जितने क्वेश्चन भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो हो सकता है 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में मिलेगा, और वो क्वेश्चन आपको उसी में से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उन्हीं में से आपके 1 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो भी आपको मिलेंगे, है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वही चीज़ें कोशिश करना, हम आपको आज 2 चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। पहला चैप्टर मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें से हम लेंगे आपका रेस्पिरेशन में से, श्वसन में से। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, ये श्वसन में से आपका एक क्वेश्चन आएगा। और दूसरा जो हम क्वेश्चन आपको आज समझाने वाले हैं, पहला क्वेश्चन जो पहला हम आपको टॉपिक समझाएंगे वो रेस्पिरेशन से, और दूसरा क्वेश्चन जो हम समझाने वाले हैं वो आपका जेनेटिक्स, जिसको अपन अनुवांशिकी बोलते हैं। अनुवांशिकी से हम आपको ये क्वेश्चन समझाने आज वाले हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन ये रहेंगे कि आने की संभावना 100% रहती है। तो सबसे पहले हम बात, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन की, रेस्पिरेशन की, कि बेटा रेस्पिरेशन होता क्या है। तो मोस्टली अगर हमसे किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि श्वसन क्या है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स आंसर यही देते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को अपन श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। बट वो क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। वो हमारी फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक क्रिया है, जिसमें हम सांस को ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। उसमें कोई भी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है। बट हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ पदार्थों का, जो भोज्य पदार्थ हैं, उनका टूटना होता है। ठीक है, उनको तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? ताकि एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न हो सके। तो इसलिए हमने मन में ख्याल भी आता है कि ऑक्सीजन गैस तो हम कहां से लेते हैं, वातावरण से ले रहे हैं। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर CO2 गैस कहां से आती है। हम ऑक्सीजन गैस बाहर से लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। तो हमने दिमाग लगाया है कभी कि हमारी CO2 गैस आती कहां से है। तो वही आज हम देखेंगे, जब हमारे सेल्स के अंदर ये श्वसन की क्रिया होती है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हर किसी में श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो डिपेंड ये करता है कि श्वसन की क्रिया में होता क्या है। सिंपल सी बात ये है हिंदी में कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, उन फूड मटेरियल्स को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है उनको। ठीक है, तोड़ा जाता है। इसलिए तोड़ा जाता है, क्यों तोड़ा जाता है? ताकि क्या रिलीज हो सके, एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न हो सके, और उस ऊर्जा का यूज हम अपने कार्यों में करते हैं। बिना विदाउट एनर्जी, बिना ऊर्जा के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक, बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि ये सभी लिविंग्स, जीवों के अंदर होती है। ठीक है, नॉट आउटसाइड द बॉडी। ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर ही होगी, जैविक शरीर के अंदर, जीवित शरीर के अंदर ही होती है, इसलिए इसको जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है जिससे कि ऊर्जा हमें प्राप्त हो सके। तो उस क्रिया को ही अपन क्या बोल रहे होते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा हम उसको और समझते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें इसकी डेफिनेशन पता हो गई। अब जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि श्वसन को अगर हम बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही हमने श्वसन को 2 भागों में, 2 प्रोसेस में डिवाइड किया है। एक हमने किया है ऑक्सीश्वसन, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा हमारा आता है अनॉक्सीश्वसन, जिसको हम बोल रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके बच्चा, चलो। तो ये 2 प्रोसेस है। ऑक्सी एरोबिक मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसा श्वसन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें फूड मटेरियल को, भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीशोषण, या फिर हम क्या बोल रहे हैं उसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। दूसरा जिसमें हम कहेंगे विदाउट ऑक्सीजन, या कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं, जब भोज्य पदार्थों को तोड़ते हैं, जब फूड मटेरियल को हम ब्रेक डाउन करते हैं, हमारी सेल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब तोड़ा जाता है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फूड मटेरियल्स को तोड़ा जाता है तो उसे अनऑक्सीशोषण कहते हैं। मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें अनऑक्सीशोषण होता है। ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर में ऑक्सीशोषण ही होता हो, अनऑक्सीशोषण भी होता है। कब होता है वो हम बताएंगे, क्वेश्चन भी आता है आपका। और मोस्टली जब जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें अनऑक्सीशोषण होता है। ठीक है। तो इसी क्रिया को हमने पढ़ा भी होगा, फर्मेंटेशन के बारे में सुना भी होगा, किण्वन के बारे में कि किण्वन क्या है। तो किण्वन में क्या होता है, वही चीज होती है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो फूड मटेरियल्स को एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, एल्कोहल में बना देते हैं। तो वे सूक्ष्म जीव जो फूड मटेरियल्स को, भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। उसी क्रिया को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम पहले समझते हैं आपका ऑक्सीशोषण, फिर समझते हैं अनऑक्सीशोषण। चलिए ऑक्सीशोषण के बारे में पढ़ते हैं हम। एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो, होता क्या है, हमने बड़े डिटेल में पढ़ना है और उसी में से एक नंबर में भी हमारे आंसर्स मिल जाएंगे और हम डिटेल में भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये बात होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीशोषण होता कहाँ है। ठीक है। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम बात करेंगे, जैसे हमने बात की होगी, जानते होंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यूकैरियोटिक कोशिका हमने पढ़ी होंगी कि यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें डेवलप न्यूक्लियस होता है। ठीक है। उसको अपन यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक जीव बोलते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है। और दूसरी आती है हमारी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब वो है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक। ओके, ये अंतर हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, तो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें कौन सा होता है, ऑक्सीशोषण होता है। मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी, उनमें हमेशा अनऑक्सीशोषण ही होता है। ठीक है बच्चों। चलिए, इतना सा हमें बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीशोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो हम बात ये करेंगे बेटा, ये हमारी सेल हो गई, ये हमारी कोशिका हो गई, और इस कोशिका के अंदर ये हमारा केंद्रक हो गया। ठीक है। इस केंद्रक के अंदर कुछ पदार्थ भरे होते हैं, कुछ मटेरियल्स भरा होता है। ऐसे केंद्रक के बाहर, इस सेल्स के अंदर, बट केंद्रक के बाहर, न्यूक्लियस से बाहर और सेल के अंदर एक तरल पदार्थ, एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है। तो ये हमारी केंद्रक हो गया, ये हमारा कोशिका द्रव्य हो गया। अब इसी कोशिका द्रव्य में एक और कोशिकांग पाया जाता है। उस कोशिकांग को, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम बता सकते हैं कि उस कोशिकांग को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चा। तो ये अब हम बात करेंगे, तो हम बात यहाँ पर मेनली दो चीजों की करने वाले हैं। इसकी ऑक्सीशोषण की, हमारी कोशिका हो गई कि कोशिका में ऑक्सीशोषण या श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो चलिए, तो पहली स्टेप्स जो आती है, होता क्या है कि जब हम सेल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज।
ऑक्सीशोषण या श्वसन की क्रिया में मेनली भोज्य पदार्थ, किस भोज्य पदार्थ को तोड़ा जाता है? ग्लूकोज को। ठीक है, किसको तोड़ा जाएगा? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब इसको तोड़ना है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमें तोड़ना किसमें है? CO2, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 686 या 686 KCl या फिर 38 ATP। आपकी ये वेरी कर सकती है बुक में, अलग अलग जो भी आपकी बुक में लिखा हो उसको अपन वेरी करेंगे। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। तो अब हमें क्या तोड़ना है? इस ग्लूकोज को इसमें तोड़ना है। टारगेट क्या है? ऊर्जा को उत्पन्न करना। तो हमने तो यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, ये हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीशोषण एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो गई, डेफिनेशन हो गई कि जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 पानी और एनर्जी रिलीज होती है, CO2 और पानी में तोड़ा जाता है, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, उस क्रिया को ऑक्सीशोषण या अपन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बट होना क्या है? क्वेश्चन हमेशा आता है, एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, या हो सकता है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो हम यही बात करेंगे कि ऑक्सीशोषण कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये, तो हम ये सेल्स को रेज नहीं करेंगे अभी सेल को। तो चलो, तो हमारी पहली स्टेप्स जो आती है, होता क्या है कि ग्लूकोज जो है, पहले स्टेप्स क्या है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में तोड़ा जाता है? पाइरुवेट, या तो पाइरुवेट या इसको अपन पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, है ना? पाइरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स जब हम तोड़ेंगे, एक ग्लूकोज के अणु को जब हम तोड़ेंगे तो पाइरुवेट के 2 अणु बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, इतना याद रखना कि एक ग्लूकोज के तोड़ने पर पाइरुवेट के 2 अणु बनते हैं। और इतना ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ओके, दूसरी बात, ग्लूकोज से जब पाइरुवेट एसिड बनता है, पाइरुविक एसिड बनता है, ग्लूकोज को जब पाइरुवेट में तोड़ा जाता है तो ये क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, कहाँ कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखना बच्चा कि जब ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में तोड़ा जाता है तो ये क्रिया कहाँ कंप्लीट होगी? तो वो क्रिया कहाँ कंप्लीट होगी? हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म में। और ये हम किस में पढ़ रहे हैं? यूकैरियोट्स में। कौन से ऑर्गेनिजम्स में पढ़ रहे हैं? यूकैरियोट्स में, है ना? हम ये यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना बच्चा। तो ये क्रिया ठीक है। और दूसरी बात, जब ग्लूकोज को पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में तोड़ा जाता है तो इस क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स तोड़ना, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस पार्ट में, किस भाग में पूर्ण होती है? वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द सेल? तो सेल के किस पार्ट में? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में पूर्ण। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। नोट कर लो, रिवाइज कर लो। चलिए बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसमें, हम थोड़ा सा इसको साफ करके फिर से समझते हैं। तो पहला बच्चा स्टेप्स हमने क्या पढ़ा कि पहला स्टेप्स में हमने क्या किया, अच्छे से लिख लेते हैं कि इस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को
ग्लूकोज के एक अणु को ग्लूकोज के एक अणु को हम क्या करते हैं, हम किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम इसको तोड़ते हैं, किसमें, पायरुविक एसिड में। किसमें तोड़ते हैं, पायरुविक एसिड में। किसमें तोड़ते हैं बच्चा, पायरुविक अम्ल में हमने तोड़ दिया इसको। ठीक है, ये हमारी सेल है, ये हमारा केंद्रक हो गया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये हमारा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ग्लूकोज को हमने पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल में तोड़ दिया। कहां तोड़ा, कोशिका द्रव्य में तोड़ा हमने इसको, साइटोप्लाज्म में तोड़ा। ठीक है, दूसरी बात कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ने की प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दिया था, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स एक नंबर में ऐसे भी आ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन इंग्लिश when the glucose molecule is oxidized or broken down in the absence of glucose is known as glycolysis. Glucose molecule is broken down in the absence of glucose in the pyruvic acid into pyruvic acid, and this process is known as glycolysis. ग्लूकोज के एक अणु को जब पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है तो उसको अपन ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक एसिड के कितने, 2 मॉलिक्यूल्स, पायरुविक एसिड के कितने, 2 अणु। जब ग्लूकोज के एक अणु को तोड़ा जाता है तो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और उसका क्या है, C3H4O3। ठीक है, ओके बच्चा, साथ में ये इसका फॉर्मूला हो गया। 3 ये 6 कार्बन वाला है और ये 3 कार्बन वाले हैं, तो 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो पहली सी परिभाषा, डेफिनेशन, और ग्लूकोज की पायरुविक एसिड में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। कहां कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में। अब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल्स में टूटा। अब क्या होता है, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी साइकिल में, अपने अपने चक्र में एंटर करते हैं। किस में एंटर करते हैं, जब ये पायरुविक एसिड का एक अणु अब यहां टूटा है, ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज से ये 2 पायरुविक अम्ल बन गए। अब एक अपना अपना पायरुविक अम्ल कहां एंटर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां एंटर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, कहां एंटर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इस पायरुविक अम्ल को, ग्लूकोज से जो पायरुविक अम्ल बना है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा, तब CO2 और एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो दूसरी प्रोसेस, दूसरा स्टेप्स जो है, उस दूसरे स्टेप्स को, पहला स्टेप्स कि दूसरे स्टेप्स में होता क्या है, तो दूसरे स्टेप्स में पायरुविक अम्ल को ऑक्सोएसिटिक एसिड या उसमें सिट्रिक एसिड साइकिल में भी इसको तोड़ा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं। तो पायरुविक अम्ल को ऑक्सोएसिटिक एसिड में भी परिवर्तित किया जाता है, और यह अपन सीधा कह सकते हैं कि पायरुविक अम्ल जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको CO2 और वाटर और एनर्जी में इसको ऊर्जा में तोड़ा जाता है। ठीक है, और इस दूसरी प्रक्रिया को अपन कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र, इसको कहते हैं अपन क्रेब्स साइकिल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। ठीक है, दूसरी बात ये हमने बता दिया कि क्रेब्स चक्र में क्या होता है कि पायरुविक अम्ल को CO2 में तोड़ा जाता है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है इसको, और कहां तोड़ा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल कहां कंप्लीट होती है, तो आंसर होना चाहिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया।
आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किस पर, अनोक्सी श्वसन में। तो अनोक्सी श्वसन में कुछ नहीं होता है, अनोक्सी श्वसन जो होगा वो केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में होता है, हमारे शरीर में भी होता है। जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम तेजी से दौड़ते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन हम उतना नहीं ले पाते हैं, तो हम तेज दौड़ते तो हमारी पैरों की जो मांसपेशियां मसल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी के लिए वो मांसपेशियां की जो सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्लूकोज को तोड़ने लगते हैं, जिससे एनर्जी मिले। तो वो ग्लूकोज पूर्णतः उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, पूर्णतः ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में बदलता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है वहां पर, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो उसको भी अपन एक टाइप का अनॉक्सी श्वसन ही कहते हैं। बाद में लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर से ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी जनरेट होती है। धीरे धीरे करके लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों से हटता जाता है और हमारा पेन धीरे धीरे, दर्द भी कम होता जाता है। तो उसको अपन अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया भी हमारा किस में आता है, अनॉक्सी श्वसन में ही आता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि उस भोज्य पदार्थ को या ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको अपन अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ये हमारा आज का एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे किस पर, अनुवांशिकी पर, जेनेटिक्स पर। अनुवांशिकी होती क्या है, अनुवांशिक क्या है, जिसमें अपन इस सब्जेक्ट, जिसमें अपन स्टडी करेंगे किसकी, हेरिडिटी की, जिसमें अपन इनहेरिटेंस, जिसमें हम अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकता या इनहेरिटेंस क्या होता है कि जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जिसमें लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसको अपन अनुवांशिकता कहते हैं, और उसकी स्टडी को जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो एक ऑस्ट्रिया के मैथ के टीचर थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी और इन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के बारे में बताया था। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट पर पहुंचे कि कैसे कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और कैरेक्टर्स को ले जाने वाला कौन सा ऐसा मीडियम है, माध्यम है, जिससे लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो उन्होंने जीन्स के बारे में बताया था कि जीन्स पर ही, जीन्स ही के लक्षणों के लिए, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो उन्होंने अपने प्रयोगों में सबसे पहले प्रयोग करते रहे और इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना। ठीक है, सिलेक्टेड टीम प्लांट, क्यों, क्योंकि वो तो एक साल में 2 बार आ सकता है, शॉर्ट उसकी लाइफ स्पैन है। ठीक है, कहीं छोटे से स्थान पर उसको ग्रो कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने मटर के पौधे को ही अपने प्रयोग में चुना। और जब इन्होंने प्रयोग किया तो प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष से उन्होंने 3 नियम दिए, जिसको मेंडल के नियम से जाना जाता है। तो पहला नियम इन्होंने दिया, पहला इन्होंने नियम दिया, क्या नियम था कि जब भी कोई, नॉर्मल सी बात करें, कमजोर व्यक्ति पर हमेशा जो मजबूत लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, हावी रहते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, कमजोर को हमेशा दबाया जाता है। तो उसमें उन्होंने जब पहली जनरेशन में देखा तो उसके आधार पर उन्होंने नियम दिया, जिसको इन्होंने हिंदी में प्रभाविता का नियम कहा, जिसको इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम दिया। ठीक है, दूसरा इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको इन्होंने पृथक्करण का नियम दिया। और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको उन्होंने स्वतंत्र अपवीवन का नियम। ये 3 नियम मेंडल के द्वारा दिए गए और इन 3 नियम पर
लॉ पर हम नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे कि प्रभाविता का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा टाइम लेगा. नेक्स्ट क्लासेस आई विल डेफिनेटली टीच यू. थैंक यू.